जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। सर। अ, बस हम 1-2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। वो कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो उनका हल्का सा वेट करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उस दौरान अगर किसी बेटे ने क्वेश्चन करना हो किसी पूरे हमने जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी बात की समझ ना आई हो सो यू पीपल कैन आस्क। आप क्वेश्चन कर सकते हो। जी बेटे किसी का कोई सर क्वेश्चन जी जो हो? आपने बुक का बताया था जिस बुक से ये पढ़ना है ना, एक्शन पोटेंशियल वगैरह, लिंडा वाली। सर उसमें वर्डिंग थोड़ी सी टफ है, तो हम अपना कॉन्सेप्ट जो आपने हमें समझाया वो हम कॉन्सेप्ट रख सकते हैं या जरूरी है हम इस वर्डिंग को फॉलो करें? वर्डिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आता है वहाँ से यहाँ से और आप जब बुक से पढ़ते हो थोड़ा बहुत अगर आप इजी हो जाता है तो आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप साथ साथ बुक पढ़ो ज़रूर, ठीक है। बेशक वो किसी जगह पे अगर आपको थोड़ा सा इशू होता है तो वो आपने चूँकि लेक्चर पढ़ा होता है तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। बुक पढ़ते हुए इतनी मुश्किल नहीं आती। तो कोशिश करें कि बुक साथ में पढ़ें और लेकिन फिर भी आप लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लेकिन बुक को मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो गैलेक्सी A8 के नाम से इंटर होना चाह रहा है। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये क्लास का है या क्लास से बाहर का कोई है। मैंने प्रैक्टिकल में भी इसको अलाउ नहीं किया, अभी थ्योरी में भी ये आ रहा है। तो कोई किसी को पता है ये कौन है? गैलेक्सी A8 इसने अपने डिवाइस नेम नहीं चेंज किया अभी तक। मैं इसको अलाउ करूं बाद में फिर ये सर से बात करूं। हाँ सर जी ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है बुक में ये मेंशन है? जी जी, अभी वो आज रिएक्शन हमने पढ़ना है, आज पढ़ना है हमने, ठीक है। और अभी ये ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड को डिस्कस करना है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना कोशिश करेंगे आज हम कवर करें। बस सिर्फ ये अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं आ जा रहे हैं, मुझे समझ एक थोड़ा सा इनका ही वेट कर रहा हूँ। यस सर, वो बस थोड़े से बच्चे आ रहे हैं, वो हमारी इस्लामियत की भी क्लास हो रही थी, तो बस सर 2 मिनट। ठीक है ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटे। सर ये बुक में एक लाइन थी, एक्टिवेशन गेट इज ओपन बाय डीपोलराइजेशन एंड इनएक्टिव गेट इज क्लोज्ड बाय डीपोलराइजेशन। सर ये बता दें। बाय रीपोलराइजेशन, बाय रीपोलराइजेशन। सर डीपोलराइजेशन लिखा हुआ है। अच्छा, डीपोलराइजेशन से क्या लिखा हुआ है? Activation gate is opened by depolarization and inactive gate is closed by depolarization. किस किस चैनल की बात कर रहे थे वो, सोडियम की? जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ना उसमें, यानी कि अच्छा, सोडियम की असल बात कर रहे हैं। नहीं, वोल्टेज गेटेड चैनल दो हैं बेटे, असल में सोडियम भी है और पोटाशियम भी है। यहाँ पे मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। चले मैं थोड़ी देर तक, जैसे ये बच्चे अभी आते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। जी जी सर ये वाली बात जो ये पूछ रही है ना, वो ऐसी थी कि रेस्टिंग स्टेट में जो सा होता है ना, वो एक्टिवेशन गेट जो सा होता है वो क्लोज हो जाता है। अब स्ट्रोक की जो सी कंडीशन में एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन दोनों गेट्स ओपन होते हैं, जबकि रीपोलराइजेशन की स्टेट में इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। नो सर, नहीं ये वो अलहदा बात लिखी हुई थी। अच्छा अच्छा, चले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये असल में अभी जानता बोल रही है या तहरीम बोल रही है? सर तहरीम। तहरीम बोल रही है, ठीक है। तो तहरीम मैं आपको अभी बताता हूँ। जो जानिता कह रही है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सही सही बता रही है। तो मैं साथ में इसको क्लियर कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बस ये बच्चे थोड़ा सा आ जाएं। मैं असल में इधर ये एंट्री भी मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं टाइम पे अभी इनको पहले एक दफ़ा बच्चों को क्लास में एंटर कर दूँ, उसके बाद मैं एक दफ़ा आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटे काइंडली ना ज़बीबा और तूबा क्लास में ना ये बता दीजिएगा, एक दो बच्चे हैं, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि वो कौन है। आज तो मैं नहीं अलाउ कर रहा, लेकिन क्लास में उनको बता दीजिएगा ग्रुप में, अपने ग्रुप में, कि जिसका मोबाइल है गैलेक्सी A8 और एक दूसरा कोई मोबाइल नाम है, पता नहीं कौन सा है, तो वो अभी चला गया। इन दोनों को कहें कि अगर आप क्लास के कोई हैं जिनका मोबाइल यही गैलेक्सी A8 है, तो वो अपना डिवाइस नेम चेंज कर दें, ताकि सर आप लोगों को फिर अलाउ कर सकें क्लास में, ठीक है। तो मुझे अब सर। समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या किस तरह से सर। करूं, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। सही है सर। जी चलें जी। तो तहरीम जानिता, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा। अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड समझाते हुए आप लोगों के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ना मिला तो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा, क्लियर ना हुआ तो। तो फिलहाल हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेटे हमने जिस तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट किया था, और उसमें हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसकी जनरेशन कैसे होती है, वो होता क्या है, डिफ्यूजन पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में क्या फ़र्क होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और पिछले उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक्शन पोटेंशियल कैसे क्या होता है, जनरेट कैसे होता है, और लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में फ़र्क क्या होता है। तो ये हमने आज तक डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में बेटे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली, एक तो हमने डिस्कस करना है रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो क्या होता है, उसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हमने फिर एक क्लिनिकल सिनेरियो जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उस क्लिनिकल सिनेरियो को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने जो ये डिस्कस करना है कि अभी तक एक्शन पोटेंशियल में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है और एक्शन पोटेंशियल प्रोपिगेट कैसे करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जब एक्शन के जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हाउ दे टॉक टू ईच अदर, ठीक है, व्हाट इज़ देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो उस चीज़ को भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और होपफुली अगर टाइम हुआ तो फिर हम कंडक्शन स्पीड को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का हमारा फोकस रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, आज का हमारा फोकस होगा वो क्लिनिकल सिनेरियो, और आज का तीसरा जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी दी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, दैट हाउ टू न्यूरॉन्स टॉक टू ईच अदर, मतलब हाउ द एक्शन पोटेंशियल
या द मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। सो इस चीज़ को फिर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। और मैं दोबारा जो है वो वाइट बोर्ड पे जाऊंगा और अच्छा अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया था बेटे कि हमारे पास ये एक स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, और दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सेंसरी नर्व है जिसकी सेल बॉडी है ये, ठीक है, सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी नर्व। और ये जो है इसका सेंट्रल प्रोसेस है सेंसरी न्यूरॉन का। और देन दिस इज आर द पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन, जिसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे ऐसे उतार, ठीक है। और अभी तक हमने ये इसमें डिस्कस कर लिया था कि एक्शन पोटेंशियल में हम कहते थे कि हमारे पास जो है दिस इज आर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये हमारे पास है जनाब पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और द थर्ड लाइन इज आर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा है TP थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और ये है दिस इज आर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और थर्ड वन इज दी पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और आफ्टर दैट हम इस लाइन को जब एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा और, सो देन वी गॉट अनदर लाइन, और दिस इज आर सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और हमने ये डिस्कस किया था कि दिस सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इट इज़ नॉर्मली प्लस 65 मिलीवोल्ट, दिस इज प्लस 65। और हमारे पास जो इस सेल का फॉर एग्जांपल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है माइनस 70 मिलीवोल्ट, इस न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने कह रहे हैं कि ये माइनस 70 मिलीवोल्ट है, और पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज माइनस 85 मिलीवोल्ट। दिस इज अ पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल व्हिच इज माइनस 85 मिलीवोल्ट। और यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, और वो हम कहते हैं कि इस सेल का जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है दैट इज माइनस 60 मिलीवोल्ट। सो ये हमने वो लास्ट वाला सिनेरियो डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हम कह रहे थे कि जब यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आता है और उस स्टिमुलस के रिस्पांस में, जब यहाँ पे स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस के रिस्पांस में ये जो मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, और इसके थ्रू जो है वो सोडियम सेल के अंदर आता है। और जब सोडियम सेल के अंदर आता है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन इस टाइम पे रेस्टिंग में था, और जब यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस के रिस्पांस में क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा सोडियम आया कि उसने इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेके गया टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ तो उसके बाद से जो है क्या हुआ कि सेल के अंदर यहाँ पे सोडियम चैनल्स थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जो कि इनिशियली क्या था कि उसका जो एक्टिवेशन गेट था वो बाहर की तरफ होता है, वो क्लोज होता है, और उसका जो इनएक्टिवेशन गेट है वो अंदर की तरफ है और वो ओपन रहता है इनिशियली जब रेस्टिंग स्टेट में होता है, ठीक है। अब जब डीपोलराइजेशन होगी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे एक दूसरा जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जब डीपोलराइजेशन होगी, सो डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। क्या होगा कि इसका जो एक्टिवेशन गेट है, ये देखें, जब डीपोलराइजेशन होगी, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे
सो क्या होगा कि एक्टिवेशन गेट भी खुल जाएगा और इनएक्टिवेशन गेट भी खुल जाएगा। अब जब ये दोनों खुलेंगे सो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास सोडियम की इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगी। सोडियम जो है वो सेल के अंदर आना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अब जब सोडियम की इन्फ्लक्स होगी तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये जो membrane potential है this will go up, this will become less electronegative and it will move towards electropositivity। और मैंने आपको कहा था कि जब ये पहुंच जाएगा आपके पास +10 मिली वोल्ट पे तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो चैनल है सोडियम चैनल, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, जब 10 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा +10 मिली वोल्ट पे, सो इसका जो इनएक्टिवेशन गेट है ना, जो इनएक्टिवेशन गेट है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक्टिवेशन गेट ऑल्दो खुला रहेगा बट ड्यू टू द क्लोजर ऑफ इनएक्टिवेशन गेट द सोडियम की एंट्री जो है फर्दर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो हम कहेंगे, और इस टाइम पे जब +10 मिली वोल्ट आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो +10 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है, सो हम क्या कहते हैं कि उस टाइम पे ही आपके पास इस मेम्ब्रेन के अंदर दूसरे टाइप ऑफ चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल जिसको हम पोटेशियम चैनल्स कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन उन चैनल्स, वो चैनल रेस्टिंग फेज में होते हैं और उसका जो एक्टिवेशन गेट है वो अंदर की तरफ होता है और वो क्लोज रहता है, और जो इनएक्टिवेशन गेट है वो बाहर की तरफ है और वो ओपन रहता है। दिस इज फॉर पोटेशियम चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल +10 मिली वोल्ट पे आता है सो क्या होता है, इस चैनल की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है। और ये किस तरह से होता है कि इसका फिर जो एक्टिवेशन गेट है वो ओपन हो जाता है, एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है, इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन है। तो जब एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट दोनों ओपन है तो क्या होगा कि पोटेशियम विल स्टार्ट लीकिंग आउट, ठीक है। और मेम्ब्रेन जो है वो वापस रीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। सो हम कहेंगे कि वापस जो है वो मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आने की कोशिश करेगी और somehow it will remain for longer time. This voltage sodium channel they will remain open for longer time, so it will go beyond the resting membrane potential towards potassium equilibrium potential, and after some time due to the activity of sodium potassium ATPase pump, this potassium is actively then thrown out, so positive charge cell से जब दोबारा बाहर जाएगा so उसकी वजह से resting membrane potential वापस अपने जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। सो हम कह रहे थे कि दिस initial depolarization that actually occurs due to the influx of sodium ions, that is the depolarization phase, while due to the outflux of potassium ion initial repolarization occur up to resting membrane potential, and after that the potassium continues leaking out of the cell, so the membrane will get hyperpolarized, ठीक है। और ये अपने पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे पहुंचता है और उसके बाद सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, पोटेशियम को सेल से बाहर फेंकता है और पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता है और सोडियम को सेल से बाहर लेके जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेल के अंदर आएगा और उसकी वजह से वापस जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -85 से -70 रेस्टिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि किस तरह सेक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, मैं जो पॉइंट समझाने लगा हूँ, दैट इज बेसिकली रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है? ये रिफ्रैक्टरी पीरियड बेटे हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा हमारे पास होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। Absolute and relative refractory period. What is the difference between these two type of refractory periods? सबसे पहले तो ये है कि refractory period होता क्या है। refractory period क्या होता है? refractory period बेसिकली बेटे वो टाइम पीरियड होता है जिस दौरान सेल जो है वो किसी दूसरे एक्शन पोटेंशियल को मेम्ब्रेन के अंदर कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली जनरेट नहीं होता। तो एक तरह से हम कहते हैं कि सेल या तो ऑलरेडी वर्किंग फेज के अंदर होता है जिस दौरान वो कोई दूसरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से जहाँ से देखें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया
तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। इस पॉइंट से लेके जहां पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग में आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ वापस आ जाता है, जो रीपोलराइजेशन के बाद होता है। सो इस ओपनिंग ऑफ या स्टार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन से लेके वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, इसको बेटे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इसमें इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इस दौरान सेल जो है वो किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता। जो मर्जी आप हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस दे दें, जितना मर्जी आप हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस यहाँ पे दे दें, प्रॉब्लम ये है कि जिस दौरान ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, उस दौरान वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जिस टाइम पे ओपन होते हैं और जिस दौरान सोडियम की इन्फ्लक्स हो रही होती है, उस दौरान आप दूसरा कोई भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल दे दें, कोई भी किसी हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस दे दें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है तो उसके दरमियान कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड, ये वाला जो है, दिस इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जिस दौरान सेल जो है वो अपेरेंटली किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, स्टिमुलस को आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन फिर इस रिफ्रैक्टरी पीरियड की दो टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड है जिस दौरान आप जो मर्जी जिस इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस दे दें, लेकिन जब एब्सोल्यूट पीरियड होगा उस दौरान कभी भी दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस रेस्टिंग पे आता है और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और उसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे आ जाता है, सो इस पॉइंट से लेके जो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इस पॉइंट से लेके मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जब ये वापस अपने रेस्टिंग फेज में आता है, इस दौरान ये जो टाइम पीरियड है ना, इस दौरान भी नॉर्मली सेल रिस्पॉन्ड नहीं करता। अंडर नॉर्मल कंडीशन सेल रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो इसको भी हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। लेकिन इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को मैं एब्सोल्यूट नहीं कहूंगा, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहूंगा। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों कहेंगे? बिकॉज अगर इस टाइम पे जिस दौरान मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज स्टेट से वापस रेस्टिंग पे आता है, इस दौरान मैं कोई अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला स्टिमुलस दे दूं, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला स्टिमुलस अगर मैं दे दूं इस दौरान, सो हो और वो इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम से रेस्टिंग पे और रेस्टिंग से थ्रेशोल्ड पे ले जाए, तो फिर चांसेस ये हैं कि यहाँ से दोबारा जो है दूसरा एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है, दोबारा सोडियम चैनल्स ओपन हो सकते हैं क्योंकि वो क्लोज हो गए थे। पोटेशियम की क्लोजर होती है जब मेम्ब्रेन वापस हाइपर पोलराइज पे पहुंच जाता है। उसके बाद उस दौरान अगर मैं कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल दे दूं, तो उस दौरान क्या होगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दूं जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है थी वो वापस पोटेशियम इक्विलिब्रियम से रेस्टिंग पे पहुंच जाए और रेस्टिंग से थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाए, तो उस दौरान जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा पहुंचेगा, सो दोबारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा और फिर वो वापस उस तरह से रीपोलराइज होगा। सो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग एक्चुअली इन बोथ रिफ्रैक्टरी पीरियड membrane is relatively irresponsive towards the stimulus। ठीक है, लेकिन इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर भी एक टाइम ऐसा है जिसमें जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है, जो कि आपके पास ये वाला टाइम पीरियड है जिस दौरान आप जो मर्जी आप हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस दे दें, मेम्ब्रेन विल नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी केस। ठीक है, लेकिन जब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है और उसके बाद उसने दोबारा रेस्टिंग पे आना है, सो हाइपर पोलराइजेशन से लेके वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक, इस टाइम को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इसको इस वजह से कहते हैं बेटे कि इस दौरान चांसेस ये हैं, अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस दे दें और जो कि इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक ले जाए,
और तो फिर वहां से दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, वरना अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस रेस्टिंग पे आएगा, और रेस्टिंग पे आने के बाद फिर आप जब दोबारा कोई स्टिमुलस देंगे तो वो रेस्टिंग से थ्रेशोल्ड पे जाएगा और फिर यहाँ से दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। ठीक है, सो ये वाला एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर, जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का स्टिमुलस दरमियान में देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वापस आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से वापस रेस्टिंग पे और रेस्टिंग से थ्रेशोल्ड पे चला जाएगा और थ्रेशोल्ड से फिर एक्शन पोटेंशियल दूसरा जनरेट हो सकता है। सो ये बेटे टोटल कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्टरी पीरियड का, कि सेल जो है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल देयर इज अ पीरियड दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग व्हिच नॉर्मली द सेल is irresponsive to the stimulus. ठीक है, but that refractory period is actually in two phases. The first phase is basically the absolute refractory period, where the cell is completely irresponsive to any type of stimulus. जितना मर्जी आप हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस दे दें, the cell will not respond to that stimulus. ठीक है, so that particular refractory period is actually known as absolute refractory period. While the other type of refractive phase of refractory period, which is known as relative refractory period, during that time, if an unusual high intensity stimulus can be given to this membrane, so there is a chance that the cell will again get re-stimulated and the action potential will again start. ठीक है, from that particular point. So उस time पे cell is, although it is in the refractory phase, but it is responsive to and a high intensity stimulus. जब कोई high intensity stimulus आता है तो उस दौरान वो responsive होता है और उस दौरान जो है वो फिर दूसरा एक्शन पोटेंशियल वहां से जनरेट हो सकता है। ठीक है, सो ये बेटे सारा का सारा कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्टरी पीरियड का। यहाँ तक किसी मेरे बेटे का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क। यस सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बेटे। सर हमने एफएससी में पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो इस एक्शन पोटेंशियल के बाद वाला टाइम फेज होता है, जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयंस अपनी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम की अंदर ज्यादा हो गई होती है और पोटेशियम की बाहर ज्यादा हो गई होती है, तो उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। वो तो था कि इस एक्शन पोटेंशियल के बाद वाला फेज है, तो आपने बताया कि ये इसी ग्राफ में ही वो इसका पार्ट बने हुए हैं। अच्छा, तो वो क्या था फिर? जी वो असल में ना वो भी सही कह रहे हैं, बट उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे ना उसको इकट्ठा किया हुआ है। बेसिकली जिस टाइम से आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है ना बेटे, जिस फेज से पॉइंट से आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, वहां से लेके दोबारा मेम्ब्रेन को रेस्टिंग में आने के तक, ये सारा का सारा पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड है, जिस दौरान नॉर्मली अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो आयनिक चेंजेस है ना, आयनिक कंसंट्रेशन है, वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। सो जब वो आयनिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो चुकी होती है तो उस दौरान मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करता किसी दूसरे स्टिमुलस को। ठीक है, सो यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर हम एडवांस देखते हैं तो थोड़ा सा अगर इसको फिर उस रिफ्रैक्टरी पीरियड को अगर हम कैटेगराइज करते हैं, तो फिर जब फेजेस में डिवाइड करते हैं तो फिर उस फेजेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको फिर बताया कि उसमें अगर एब्सोल्यूट होगा तो एब्सोल्यूट कौन सा टाइम कहलाएगा और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन सा टाइम कहलाएगा। सो ये थोड़ा सा आपके एफएससी से थोड़ा सा हमने इसका लेवल आपको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और थोड़ा सा अप कर दिया है, ताकि अब आपको एक्चुअली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है वो अब हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली अगर कहा जाए ना तो जिस पॉइंट से एक्शन डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है उस टाइम से लेके जब मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग फेज तक आता है, ये सारा का सारा रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ठीक है, जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन आयोनिक इम्बैलेंस आता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती है ना, सो उस टाइम से आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जिस तरह से आपने पढ़ा था कि क्योंकि अंदर जो है सोडियम ज्यादा हो जाता है, बाहर पोटेशियम ज्यादा चला जाता है, तो इम्बैलेंस आता है, तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड वो कहलाता है। सो बेसिकली देखें, जब से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो इम्बैलेंस तो वहां से शुरू हो गया ना, सोडियम अंदर आ गया तो इम्बैलेंस तो शुरू हो गया। ठीक है, सो इसको बस थोड़ा सा अब हमने जरा और तरीके से इसको डिफाइन किया और आपको थोड़ा सा मैंने फेजेस बताए। ठीक है जी बेटे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू, वेलकम जी। किसी और वाला पॉइंट काइंडली दोबारा बता दें। अंसा कौन सा पॉइंट बेटी? रीपोलराइजेशन। अच्छा, रीपोलराइजेशन वाला पॉइंट। रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू द आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन।
सो जब कोई मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो +10 मिलीवोल्ट पे पहुंचता है, सो वहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम की आउटफ्लक्स शुरू हो जाती है और ड्यू टू दैट आउटफ्लक्स द मेम्ब्रेन विल स्टार्ट गेटिंग रीपोलराइज्ड, ठीक है। और वो रीपोलराइजेशन जिस दौरान पोटेशियम की आउटफ्लक्स हो रही होती है तो उस फेज को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। और रीपोलराइजेशन जो है वो उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस रेस्टिंग तक आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। लेकिन चूंकि मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल में बताया था कि सोडियम चैनल्स के निस्बत पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो थोड़े से स्लो चैनल्स हैं, इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम, it will remain open for a bit longer time as compared to the sodium channels, जिसकी वजह से कभी कभी बल्कि ज़्यादातर न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादातर पोटेशियम की आउटफ्लक्स थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रहती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग से भी नीचे आता है टुवर्ड्स पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। सो इस फेज को जो रेस्टिंग से पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के दरमियान होता है इसको हम फिर हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। कि देखो पहले मेम्ब्रेन पोलराइज थी, रेस्टिंग पे जब मेम्ब्रेन होती है तो दैट इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। व्हेन यू आर जब उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड पे लेके जाते हैं, जब डीपोलराइजेशन होती है तो आपने मेम्ब्रेन को जब पॉजिटिव चार्ज की इन्फ्लक्स हो गई तो आपने मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड फॉर्म से डीपोलराइज्ड कर दिया। उस डीपोलराइज्ड फॉर्म को वापस पोलराइज पे लाने के लिए आप उस डीपोलराइजेशन को आप डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन को आप वापस रीपोलराइज करेंगे। सो वो रीपोलराइजेशन ड्यू टू द आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होती है और फिर उसकी वजह से मेम्ब्रेन वापस पोलराइज हो जाता है। लेकिन कभी मैंने आपको कहा कि चूंकि पोटेशियम की आउटफ्लक्स ज्यादा देर के लिए होती है, इस वजह से कभी कभी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड फॉर्म से हाइपर पोलराइज्ड की तरफ चला जाता है, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आती है ड्यू टू दी सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली पोटेशियम को फिर सेल से जो है वो बाहर लेके जाता है, पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता है, सोडियम को सेल से बाहर लेके जाता है। जब पोटेशियम सेल के अंदर आता है तो पॉजिटिव चार्ज दोबारा सेल के अंदर आ गया, जिसकी वजह से इनसाइड द मेम्ब्रेन सेल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वापस थोड़ी कम होने लगती है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस रेस्टिंग पे आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट के किस तरह से रीपोलराइजेशन होती है, किस तरह से पोटेशियम की आउटफ्लक्स होती है। ये समझ आ गई आपको आंसर? ओके सर, गॉट इट। जी जी बख्तावर जी, कोई क्वेश्चन? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है जब आपने कहा कि इंटेंस कोई स्टिमुलस आएगा तो इसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस रिस्पॉन्ड में तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आयनिक बैलेंस कुछ गड़बड़ वगैरह नहीं होगी? नहीं, बेसिकली बेटी जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया होता है ना, तो उस टाइम पे आयनिक बैलेंस तकरीबन ओवरकम हो चुकी होती है। जब आप वापस मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में आ जाता है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, सो आयनिक बैलेंस जो था वो ओवर मतलब कंप्लीट हो चुका होता है। ये तो बेसिकली इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से पोटेशियम की ज्यादा आउटफ्लक्स हो गई होती, इन आउटफ्लक्स ज्यादा हो गई होती तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आगे होता है। लेकिन हम जब इसको सडनली कोई हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस देते हैं तो चूंकि हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम ना, तो जब हम स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का स्टिमुलस देंगे तो पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आएगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम। सो इसकी वजह से वो जो बेसिकली जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो तो उस दौरान अपने नॉर्मल रेस्टिंग फेज में चले गए होते हैं ना, तो उनको बेसिकली एक्टिवेट हम कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस वजह से ये बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आयोनिक बैलेंस को इतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है, बिकॉज उस दौरान तो जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन आयोनिक कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है। और स्पेशली मेन जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ना वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आए होते इस पोजीशन पे। जब तक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल सोडियम चैनल इस पोजीशन पे नहीं आता ना बेटे, तो आप दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इस पोजीशन पे जो इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस पे कब आता है? इस पे बेसिकली जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे आता है, तब ये सोडियम जो चैनल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये अपने इस रेस्टिंग इस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है और तब हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। बिकॉज एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करने के लिए आपको वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स चाहिए और वो जब तक अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएंगे तब तक आप दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, ठीक है। सो इस वजह से जब मेम्ब्रेन वापस रीपोलराइजेशन के दौरान जब रेस्टिंग पे आता है तो उस दौरान आफ्टर रेस्टिंग फेज बेसिकली ये जो सोडियम चैनल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया होता है एंड इट इज रेडी टू अगेन इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल। बट चूंकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले हुए हैं इस वजह से अंडर जो थोड़ी इंटेंसिटी का स्टिमुलस हैगा
वो इसको ओपन नहीं करवा सकेगा, बिकॉज ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो आपको पता है कि ये तभी ओपन होते हैं जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब तक नहीं अचीव होगा सो किसी सूरत में ये चैनल ओपन नहीं हो सकता। सो हमें बेसिकली जिस दौरान पोटेशियम आउटफ्लक्स हो रही होती है ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन फेज, उस दौरान हमें किसी हाई इंटेंसिटी कोई हाई अमाउंट में हमें इन्फ्लक्स चाहिए पॉजिटिव चार्ज की, ताकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक जाए, बिकॉज नाउ दिस चैनल इज रेडी टू अगेन इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल। बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज वेरी मच गैप बिटवीन द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ठीक है, सो इस गैप को ओवरकम करने के लिए कोई हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस चाहिए, अदरवाइज द voltage gated sodium channel is now ready to initiate in the reaction potential। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको कहा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ऐसे नहीं होता, बिकॉज थोड़ा सा स्टिमुलस इसको थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा सकता। सो इसलिए हमें कोई हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस चाहिए जो कि इसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाए और फिर इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो और डीपोलराइजेशन दोबारा स्टार्ट। ठीक है बख्तावर? यस सर। चलें, अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको कहा कि आज का दूसरा हमारा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, मैं इस मीटिंग को बेटे एंड करने लगा हूँ क्योंकि इसमें अभी 2 मिनट रहते हैं सिर्फ, तो फिर वो बात बीच में रह जाएगी। मैं दूसरी मीटिंग जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से फ़ौरन से उस मीटिंग को ज्वाइन कर लो ताकि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, प्लीज़ मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ, दूसरी मीटिंग जनरेट करने लगा हूँ, आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो।